Hello everyone, this is Himani and I welcome you all to Study and Sleep. 1 point solution for defense exams. I have cleared CDS 3 out of 3 times and AFCAT 4 out of 4 times. Before starting the video, do like, share and subscribe the channel, and if you have any feedback or any query, do write it in the comment section below and watch the video till the end. So, let's get started. तो ये आज हमारा थर्ड वीडियो है जो हमारा सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का उसमें। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया है कि यूरोपियंस कैसे आए और ब्रिटिश उसमें कैसे जीते। यूरोपियंस में किसका डोमिनेंस यहाँ पे रहेगा, तो ब्रिटिश का हमने देखा कैसे होगा। और पहली वीडियो में आपको एक ब्रीफ आइडिया लग ही चुका है कि पूरी हिस्ट्री कैसे चलेगी, जिसमें मैंने अपना ये पूरा टाइमलाइन डिस्कस किया है। तो आज हम देखेंगे राइज ऑफ रीजनल पावर्स, कि रीजनल पावर कैसे राइज किए और इसमें भी ब्रिटिश का डोमिनेंस कैसे हुआ। ठीक है, तो पहले हम अगर राइज हुआ है रीजनल पावर का, तो कोई तो चीज डिक्लाइन की होगी ना। तो हमें पता है कि उस समय मुगल्स का रूल था, राइट। मुगल एम्पायर का रूल चल रहा था उस समय। तो उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई यानी कि 1707 में, उसके बाद से ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। औरंगजेब के टाइम तक सारे जो रूलर आए वो पावरफुल थे, उनके पास एक अच्छी होल्ड थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका अच्छा था, वॉर वगैरह हो रही थी, वो लोग जीत रहे थे। तो बहुत ही बड़ा एम्पायर था, ठीक है, दैट अ वेरी वास्ट एम्पायर। औरंगजेब की डेथ के बाद जो सक्सेसर्स आए वो इनकम्पिटेंट थे, मतलब किसी को एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट नहीं था, मिलिट्री में इंटरेस्ट नहीं था, कैसे अपने राज्य को यानी कैसे अपना जो एम्पायर है उसको आगे बढ़ाएं, वो सब का उनको कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है, उनको इन सब में कोई चीज़ इंटरेस्ट ही नहीं था। और इतनी सारी वॉर्स लड़ी थी औरंगजेब के टाइम, बहुत ज़्यादा वॉर्स लड़ी गई हैं। ऐसे मुगल जो हैं वो अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन औरंगजेब ऐसा वो था राजा जिसने आर्किटेक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। बहुत सारी वॉर्स हुई, और वॉर होगी तो पैसा बहेगा, है ना। तो इकोनॉमिक डिमाइज भी हुआ उस समय मुगल्स का, बहुत कम पैसा था। इनकी ट्रेजरी ऑलमोस्ट एम्प्टी थी जब ये औरंगजेब की डेथ हुई। और औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी थी, जैसे जिजिया टैक्स इम्पोज किया गया था वापस से, और अकबर ने ये हटा दिया था। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए टैक्स होता था वहां पे रहने के लिए, ठीक है, जिजिया। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इनका बहुत ही खराब था, बहुत पुअर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था इनका। ये लोग क्या करते थे ना, जैसे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके पूरा ट्रेजरी में नहीं जा रहा था, ये लोग मनसबदारी सिस्टम ले आए। जैसे मनसबदारों को दे देते थे कि अच्छा ये आज यहाँ वॉर जीते, ये चीज़ हुआ, तो इस इंसान को इतना इतना लैंड दे दो, ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, अपना चलाएगा। ठीक है, तो जब ये इस टाइप का सिस्टम आया ना कि पूरा रेवेन्यू नहीं जा रहा है वहां पे ट्रेजरी में, तो दिक्कत हो गई। ठीक है, पैसे कम हो गए। और हर चीज का रिलेशन पैसे से, अगर इकोनॉमिक डिमाइस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एम्पायर है वो गिर जाएगा। तो वही हुआ। तो जब इनका डिक्लाइन हुआ तो बाकी रीजनल पावर्स का राइज हुआ। तो पहली रीजनल पावर जो राइज होने वाली थी वो थी बंगाल। ठीक है, 1717 में मुर्शीद कुली खान ने, जो कि एस्टैब्लिश किया और ये निज़ाम बने बंगाल के। ठीक है, ये बहुत ही एक एबल लीडर थे, इनके टाइम पे बहुत एफिशिएंट रूल था, पीसफुली लोग रह रहे थे। जो लोग ट्रेडर्स मर्चेंट्स ये सब थे, इनके इनका जो काम धंधा था बहुत बढ़िया चल रहा था। और यहाँ पे जमींदारी में भी, जमींदार में भी राइज देखा गया कि मतलब जमींदार उभर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1727 में अलीवर्दी खान ने इन्हें सक्सीड किया जब मुर्शीद कुली खान की डेथ हो गई। अगेन अलीवर्दी खान एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर है, और उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया पीस में बंगाल के लिए। जैसे मराठास के साथ इन्होंने एक ट्रीटी कर ली जहाँ पे इन्होंने अग्री किया कि 25% मिलिट्री टैक्स यानी कि चौथ पे करेंगे मराठास को, और थोड़ा सा अपना जो उड़ीसा है उसका पार्ट भी उनको दे दिया, ताकि इनके बीच में पीस बना रहे। क्योंकि मराठास उस टाइम पे ना किसी को भी अटैक कर रहे थे। ठीक है, उनको सिर्फ चाहिए था कि चौथ पे करो, ठीक है, सरदेशमुखी पे जो है उनका एक और टाइप का टैक्स है वो पे करो और रहो। ठीक है, वो कभी भी अटैक कर देते थे जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने ये ब्रिटिशर्स को भी इन्होंने अपने चेक में रखा था, ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज्यादा कुछ करने दे रहे थे, फोर्टिफिकेशन वगैरह सब मना था, कुछ नहीं करने देते थे। वो ट्रेडर थे, ट्रेडर की तरह उन्हें रहने को बोलते थे। ठीक है, तो अब अलीवर्दी खान की भी डेथ हो जाती है, तो सिराज उद दौला वहाँ का नया नवाब बनता है बंगाल का। हाँ, और एक कब बनता है 1756 में।
1756 में बनता है। ये बहुत ही यंग लीडर होता है, इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बहुत यंग राजा होता है। तो क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला लड़ता है ब्रिटिशर्स के साथ, और सिराजुद्दौला के जो अपनी खुद की आर्मी होती है वो ही प्लान कर चुकी होती है ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, ये हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी में कि यहाँ पे ना बैटल असली में हुई नहीं थी, कोई मिलिट्री मिलिट्री की बैटल नहीं हुई थी कि बहुत वॉर और ये सब कुछ लड़ा गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये बस ट्रेचरी से जीती गई थी, ब्रिटिशर्स जीते थे और उसमें सिराजुद्दौला मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। ठीक है, बंगाल 1717 में बना, 1757 में बंगाल अब वो हो गया है, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया है। अब देखते हैं हम अवध। अवध को स्टैब्लिश किया सादत खान ने 1722 में। ठीक है, और ये वहाँ के नवाब बने। इनका जो उस समय ना अवध में बहुत ज़्यादा लॉलेसनेस थी, जमींदार जो थे वो बहुत ही एग्जैजरेटेड टैक्स लगाते थे। ठीक है, जिससे अपनी जो जनता थी वो खुश नहीं थी। तो जब ये आए तो इन्होंने एफिशिएंट रिवेन्यू सिस्टम लेकर आए, जिसने ये सारा जमींदार का जो दिक्कत था वो खत्म किया। ठीक है, और फिर इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद ऐड किया गया था इस प्रोविंस में 1748 में, मतलब इनका एम्पायर बढ़ रहा था। ये हो गया। अभी हम बात करेंगे अवध कैसे अवध का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ये सादत खान के बाद सुजाउद्दौला आया। ठीक है, सुजाउद्दौला नवाब बना, और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी तो सुजाउद्दौला मराठास के अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, या इसको हम अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, ये भी इन्वेडर ही था। तो उसके अगेंस्ट मराठास हैं, मतलब अब्दाली वर्सेस मराठास, और अब्दाली को सपोर्ट कर रहा है सुजाउद्दौला। ठीक है, आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे, एक प्लंडरर है ये तो उसको कैसे सपोर्ट कर रहा है। मराठास ना हर किसी को अटैक कर रहे थे, उनको हर जगह से रेवेन्यू चाहिए था कि 25% चौथ दो, सरदेश मुखी दो, ये दो वो दो, उनको ऐसा दिक्कत था। ठीक है, वो किसी को भी अटैक कर देते थे। उनका किसी के साथ भी कोई पीस डील नहीं थी, किसी के साथ कोई ऐसा अच्छा अलायंस नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें भुगतना पड़ा, और यहाँ पे वो हारे थे, मराठास डिफीट हो गए थे बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जहाँ पे अवध, बंगाल, और अभी जो बंगाल हारा है ना वहाँ पे बैटल ऑफ प्लासे में, तो वहाँ पे राजा को समझ आ जाएगा, मीर कासिम को समझ आ जाएगा यार क्या गलती हो गई हमसे। तो फिर ये लोग सोचेंगे कि चलो वापस से ब्रिटिशर्स को करते हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, उनके पास पूरा बंगाल था। ठीक है, तो अब, और उनके पास मिलिट्री पहले से ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मिलिट्री थी ही, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, और बैटल ऑफ बक्सर में अवध, बंगाल और फ्रेंच एक साइड होंगे और ब्रिटिशर्स अगेंस्ट होंगे। ठीक है, ये तीनों लोग एक साइड है और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, तब भी ये हार जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सारी उम्मीदें खत्म हो गई, बंगाल भी गया, अवध भी गया। अब आ गए हम मराठास पर। 1674 में मराठा को एस्टैब्लिश किया था छत्रपति शिवाजी जी ने। ठीक है, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, रायगढ़ से। रायगढ़ कहाँ है, महाराष्ट्र में है एक टाउन। ठीक है, और वहां से उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया वेस्ट की तरफ। अब 1764 में कौन था रूलर, औरंगजेब। औरंगजेब मतलब उस टाइम पे मुगल्स चल रहे थे, और उस समय एफिशिएंट रूल था। 1707 के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ है ना, तो अगर कोई आएगा अपना किंगडम एस्टैब्लिश करेगा और स्प्रेड करना शुरू करेगा, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई लगेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ गए वो मुगल्स के साथ। ठीक है, तो 1681 में क्या होता है, शाहू। शाहू कौन है, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। शिवाजी का जो ग्रैंडसन है उसको वो लोग मुगल्स जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और इम्प्रिजन कर लेते हैं। अब ये तो बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन है ना कि जिसने मराठास का किंगडम एस्टैब्लिश किया है, एम्पायर एस्टैब्लिश किया, उसके ग्रैंडसन को ही वो कब्जे में कर लिया गया है। अब ये कब रिलीज होता है, शाहू। शाहू रिलीज होता है 1707 में। ठीक है, जिस साल औरंगजेब की डेथ होती है उस साल। अब शाहू जब आता है तो एक ताराबाई यानी कि उसकी आंट और शाहू में कोल्ड वॉर से हो जाती है। ठीक है, मतलब उनके में ठीक से बन नहीं रही होती है। और ये कौन है, ताराबाई। ताराबाई ने जब शाहू कैप्चर्ड था वहां पर, इम्प्रिजन था उस समय, मुगल के साथ जो लड़ाई हो रही थी उसको ताराबाई ही लीड कर रही थी। ठीक है, तो उनके से ये हो जाता है, मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा होता उनका, आपसी आपसी मामला सब खराब चल रहा होता है। अब आप जान लो कि पेशवा कौन होता है। देखो पेशवा बहुत बार बात करते हैं ना, तो हम पेशवा कौन होता है, वो एक हेड है, हेड ऑफ, है ना। जो हमारे मराठास में चार सरदार हैं। ठीक है, चार मेजर सरदार है, सिंधियास जो ग्वालियर में है, होलकर जो इंदौर के,
गायकवाड़ जो बड़ौदा के हैं, और भोंसले जो नागपुर के हैं। ठीक है, ये चारों का हेड जो होगा वो है पेशवा, मतलब प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ पोस्ट है उस टाइम, है ना। मराठास में प्राइम मिनिस्टर टाइप की पोस्ट, मतलब सब इनकी बात सुनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये लीडर नहीं है। जो लीडर होगा मराठास का वो नहीं है पेशवा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेशवा थे 1719 में बालाजी विश्वनाथ, ये मुगल्स को अग्री करा पाए कि जो शाहू है उसके पास सरदेश मुखी और चौथ के राइट्स हैं। चौथ और सरदेश मुखी टैक्स का है। ठीक है, ये टैक्सेस हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके पास राइट है, इसका मतलब है कि वो लीडर ऑफ मराठा किंगडम बनेगा। ठीक है, तो उसको बना दिया लीडर ऑफ मराठा किंगडम। फिर 1752 में क्या होता है कि एक, अब पहले मुगल देख रहे हो कितने मजबूत थे कि उन्होंने शाहू तक को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब 1752 यानी कि डिक्लाइन शुरू हो चुका था 1707 में, उस टाइम पर एक ट्रीटी साइन होती है मराठा और मुगल्स के बीच में, जहां पर मुगल ये बोलते हैं कि मराठास को कि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। ठीक है, अब हम बहुत कमजोर हो गए हैं, बाहर के इन्वेजन से हम नहीं लड़ सकते खुद, तो हमें तुम सेफ्टी दो। देख रहे हो कैसे पलटा है, तो पूरा मैच ही पलट गया इनका, कि वहां पे वो एकदम बहुत मजबूत थे, यहाँ पे बहुत कमजोर हो गया मुगल्स। ठीक है, तो क्यों अब वो मदद करेंगे उसकी, मराठास क्यों मदद करेंगे? टेरिटोरियल बेनिफिट्स के लिए, वो थोड़ा टैक्स दे देंगे, पैसा देंगे, कहीं कहीं टेरिटरी मिलेगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। पहले तो वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे ना, एक्सपैंड करते तो वो आ जाते थे लड़ने के लिए मुगल मुगल रूलर्स। ठीक है, औरंगजेब लड़ने आ जाता था। अब तो है ही नहीं, अब तो जितना भाई फैलना है फैलो। लेकिन तब तक हो जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जब मैंने आपको बताया कि मराठा हार जाएंगे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई होगी, अब्दाली को सपोर्ट कर देगा अवध, और मराठा हार जाएंगे। ये थोड़ी बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हो गई थी मराठास के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरे खत्म हो गए। 1780 तक इन्होंने वापस से रीग्रुप वो किया, और वापस से एक उभर के आए। ठीक है, एक मेजर फोर्स की तरह बनकर आया, उन्होंने वापस से अपनी पावर रीगेन कर ली। अब ना सीरीज ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स होंगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो होती है 1782 में। यहाँ पे क्या है, ब्रिटिशर और मराठा के बीच में वॉर हुई और ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, मराठा जीत रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीस ट्रीटी हो जाती है 20 साल के लिए, पीस ट्रीटी की कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। लेकिन अब 20 साल बाद क्या होता है, 1802 में मराठास में ना फैक्शनलिज्म आ जाता है, मतलब फूट पड़ जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बाजीराव टू जो है ना उसको पेशवा बनना है, लेकिन उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होलकर्स और भोसलेस। अब मैंने आपको बताया ना, होलकर, भोसलेस, गायकवाड़ और सिंधियाज, ये चार आपके मेजर सरदार हैं मराठास के। तो होलकर्स और भोसलेस जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि बाजीराव टू को पेशवा बनना चाहिए। तो ये क्या करेंगे बाजीराव, ये चले जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास फेवर लेने के लिए। ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए। तो अब बाजीराव जो है, बाजीराव टू वो चले गए ब्रिटिशर्स के पास, और उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ बासेन साइन कर दी। ट्रीटी ऑफ बासेन में क्या बोला गया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे जब आप एक्सेप्ट करोगे एक ब्रिटिश रेजिडेंट और एक स्टैंडिंग आर्मी, ब्रिटिश स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, अपने किंगडम में, और सूरत का जो रीजन है वो आप ब्रिटिश को दे दोगे, ब्रिटिशर्स को दे दोगे सूरत का रीजन। ठीक है, ये बात हुई थी ट्रीटी ऑफ बासेन में। अब इतना हो गया, अब ये जाएंगे, ये लड़ेंगे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से 1805। होलकर को छोड़कर सारे लोग डिफीट हो जाते हैं, जो भी जितने मराठा, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, वो डिफीट हो गए। ठीक, अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी 1817 से 1818। होलकर भी डिफीट हो जाएंगे, ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाएंगे, मराठा का पत्ता साफ। ठीक, अब हम आ गए मैसूर। अभी अपने क्या क्या देख लिया, हमने बंगाल को देख लिया, अवध देख लिया, मराठा देख लिया। अब मैसूर, अब मैसूर जो है ना उसका क्या था, वो एक हिंदू किंगडम के अंडर एक वोडेयार्स उसको रूल कर रहे थे। ठीक है, वहां पे एक राजा कौन था, चिक्का कृष्ण राज वोडेयार सेकंड। ये राजा था जो मैसूर को रूल कर रहा था 1734 से 1766। वहां पर उनकी जो आर्मी थी ना उसमें एक सोल्जर था हैदर अली करके। तो हैदर अली बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसके पास बहुत ही ज्यादा मिलिट्री टैक्टिक्स अच्छी थी। ठीक है, तो क्या करता है, ये बन जाता है अब राजा। ये हट गया, हटा दिया इसको, अपने बन गया राजा। मतलब अभी डिफैक्टो रूलर कौन बन गया, हैदर अली। और हैदर अली के अंडर ना मैसूर बहुत ही पावरफुल बन गया था। ठीक है,
बहुत ही मैसूर का किंगडम बिकेम वेरी पावरफुल अंडर हैदर अली। अब क्या होता है, एंग्लो मैसूर वॉर्स होंगी। ठीक है, कितनी, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1767 से 1769 के बीच में। तो इसमें क्या होता है, हैदर अली और ब्रिटिशर्स लड़ते हैं। हैदर अली इसमें जीत जाता है। ठीक है, अभी बहुत ही ताकतवर ताकतवर है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स से ये लोग जीत जाते हैं। और ये क्या करता है, हैदर अली मद्रास को कैप्चर कर लेता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है जो मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में पीस एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, अब सेकेंड वॉर होगी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये होती है 1780 से 1784 के बीच में। यहाँ पे होता है घमासान युद्ध, इंटेंस वॉर, और बहुत सारी प्लेसेस कैप्चर होती है। इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान कौन है, टीपू सुल्तान है हैदर अली का बेटा। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान एक साइड, मतलब मैसूर का किंगडम एक साइड और ब्रिटिशर्स एक साइड, लड़ाई होती है, हैदर अली की डेथ हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों तरफ में घाटा हुआ था काफी। ऐसा नहीं होता कि ये हारा वो जीता, लेकिन लूजिंग पार्ट पे कौन थे, मैसूर ही था। ठीक है, हैदर अली, क्योंकि हैदर अली की डेथ हो चुकी है। तो अब टीपू सुल्तान राजा बन गया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1790 से 1792। यहाँ पे क्या होता है कि अभी ऐसा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं है कि मैसूर से लड़ने तुरंत ब्रिटिशर्स चले गए, नहीं। टीपू सुल्तान क्या सोचता है कि उस त्रवणकोर को इन्वेड कर लेते हैं। त्रवणकोर एक और किंगडम है। ठीक है, तो त्रवणकोर को इन्वेड कर लेते हैं। तो वो इन्वेड करने जाता है, टीपू सुल्तान है मैसूर का रूलर, ट्रवनकोर को इन्वेड इन्वेड करने जाता है। ट्रवनकोर को सपोर्ट कर रहे होते हैं ब्रिटिशर्स, मैसूर को सपोर्ट कर रहे होते हैं फ्रांस। अगेन हम बैक टू राइवलरी, है ना, ब्रिटिश फ्रेंच हॉस्टिलिटी हर जगह है। यहाँ पर ये दोनों एक अपोजिट वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जब ये लोग लड़ाई में आते हैं तो टीपू सुल्तान हार जाता है। और ट्रीटी एक साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। ये कौन सी, श्रीरंगपट्टनम, जो अभी का प्रेजेंट श्रीरंगपट्टनम है वो वाला। ठीक है, तो ये हमने, ये नाम है उसका पुराना नाम, जो पहले बुलाते थे सेरिंगपट्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ट्रीटी में, इसमें क्या क्लॉज बना कि टीपू सुल्तान को अपनी जो आधी किंगडम है वो सरेंडर करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। अब ह्यूमिलिएशन ही है। तो ये हार गए थे, जो मैसूर है वो फर्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हार गया। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। अब ये क्यों होती है, अब मैसूर का अलायंस किसके साथ है, फ्रांस के साथ है। और फ्रांस और ब्रिटिशर्स की ऐसे नहीं बनती, है ना। तो जैसे तैसे तो हरा दिया, लेकिन अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि ग्रुप बनाने दोगे अपने दुश्मनों को। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि मैसूर एक थ्रेट है हमारे लिए, तो उन्होंने इन्वेड कर दिया मैसूर को। ठीक है, मैसूर को इन्वेड किया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। टीपू सुल्तान उस वॉर में हार भी गया और उसकी डेथ भी हो गई। अब जब राजा की डेथ हो गई है तो सारी टेरिटरी कौन लेगा, ये लोग लेंगे, ब्रिटिशर्स और उसके एलाइज ने टेरिटरी ले ली, बांट ली आपस में। और जो मेन जो कोर एरिया बचा हुआ था मैसूर के पास का और सेरिंगपट्टनम, ये दे दिया जो वोडेयार प्रिंस थे। वोडेयार डायनेस्टी रूल कर रही थी ना, तो वोडेयार प्रिंस को दे दी कि अब आप रूल करो। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ऐसे खत्म होता है टीपू सुल्तान के डेथ से, मतलब हार गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिटिश हर जगह से जीत चुके हैं, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, अपना डोमिनेंस उनका बन गया है इंडिया में अब। ठीक है, तो ये हो गया आज का, आज के लिए इतना बहुत है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था आज, हमने राइज पढ़ा, कैसे कैसे रीजनल पावर राइज हुए और उनका डिमाइस कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारी अब यहाँ तक कहानी आ चुकी है कि जो भी रीजनल पावर थे वो राइज हुए और उनका डिमाइस हो चुका है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट and share the video and subscribe the channel, and thank you.